जी, कार्डियक मसल हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे हार्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, उनको हम लोग कार्डियक मसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, क्या इनकी खसूसियात होती हैं कार्डियक मसल्स की। फर्स्ट वन जो है इसकी नेचर हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है, हार्ट मसल क्या होते हैं। एक वर्ड होता है इनवॉलेंट्री का, एक होता है वॉलेंट्री का। इकराम, ये पता है आपको ये क्या मतलब इनके अंदर डिफरेंस होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है कि ऐसी मतलब चीज़ें जो हमारे इख्तियार में होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, उनको हम लोग वॉलंटरी का नाम देते हैं। और यहाँ पर जो है इनवॉलंटरी का वर्ड यूज़ किया हुआ है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे सांस को हम लोग रोक लेते हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो उसको हम लोग वॉलंटरी मैकेनिज़्म का नाम देते हैं। और ये जो हार्ट की बीट है, इसको हम लोग इनवॉलंटरी का नाम देते हैं। तो क्या ये हमारे कंट्रोल में है कि हम यूँ कहें कि हम जो है ना 5 मिनट अपने जो है ना हार्ट की बीट को बंद कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑन कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये इनवॉलंटरी इन फंक्शन होते हैं। और स्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस, स्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग दीवार पे टाइल लगाते हैं, ठीक है। तो टाइल जब लगाते हैं तो उसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी लाइनें होती हैं। तो ये जो धारीदार आप कह लें या मतलब जो लाइनें होती हैं, तो इसको हम लोग स्ट्राइएटेड अपीयरेंस का नाम देते हैं। ये स्ट्राइएशन दरअसल जो है ना इसके अंदर दो प्रोटीन्स होती हैं मेन इंपॉर्टेंट, एक एक्टिन होती है और एक मायोसिन होती है। तो ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं ना, ये अहम किरदार अदा करती हैं हार्ट के कंट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से जो कार्डियक मसल्स होते हैं या हार्ट मसल्स होते हैं, ये स्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस होते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप कह लें या प्रॉपर्टीज़ कह लें, तो ये है कि ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है कि कार्डियक मसल एज सिंसीशियम, सिंसीशियम कह लें या सिंसीटियम कह लें, लेकिन सिंसीशियम ज़्यादा बेस्ट है। इसमें वो ये कहते हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि जो हमारा हार्ट है उसके जो है कुछ सेल्स या कुछ टिश्यूज कंट्रैक्शन कर रहे हैं, कुछ सेल्स उसके कंट्रैक्शन कर रहे हैं और कुछ सेल्स जो उसके रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। इसमें ये होता है सिंसीशियम का जो वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे सेल्स हों आपके पास, उनका तमाम का एक ही फंक्शन हो, तो उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? सिंसीशियम का नाम देते हैं। जी, कार्डियक मसल है सिंसीशियम। अच्छा, अगर आप जी अगर आप चलें ठीक है, मैं कहना चाह रहा था अगर आप फ्री हैं तो आ जाएं, अदरवाइज़ आप इसको जो है ना आप ऑनलाइन ही सुन लें। अच्छा, कार्डियक मसल है सिंसीशियम की बात। अच्छा, हाशिम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल्स। ये आपको पता है कि कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं? ऐसे मसल्स जो हमारे हार्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, इनको हम लोग कार्डियक मसल्स का नाम देते हैं। और इसकी हम लोग नेचर डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है इनवॉलंटरी इन फंक्शन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जैसे हम लोग रेस्पायरेशन का मैकेनिज़्म होता है, हम लोग चाहें तो सांस को रोक भी सकते हैं, चाहें तो ना भी रोकें। लेकिन ये जो कार्डियक मसल की जो एक्टिविटी होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती और इसको हम लोग इनवॉलंटरी इन फंक्शन का नाम देते हैं। और ये आपको पता होगा कि इसके अंदर जो है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, बैंड्स होते हैं कार्डियक मसल को जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये जो है दरअसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर इनका अहम किरदार अदा होता है। और एक्टिन और मायोसिन की वजह से ये स्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस होते हैं, इसके ऊपर जो है ना मतलब लाइनें बनी होती हैं और ये धारीदार होते हैं। सेकंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है सिंसीशियम की है। तो कार्डियक मसल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब बहुत सारे सेल्स हों, उन तमाम का एक ही फंक्शन हो और वो फंक्शन जो है एज ए सिंगल यूनिट के तौर पर हो, तो इसको हम लोग फंक्शनल सिंसीशियम का नाम देते हैं। तो हार्ट के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर दो चैम्बर्स होते हैं मेन जो है, एक एट्रियम है, दूसरा जो है वेंट्रिक्यूलर है।
तो बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम के हैं और 2 वेंट्रिकुलर के हैं। तो इन दोनों का मतलब वर्क जो है मतलब जो सेम फंक्शन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो जो एट्रियम चैम्बर को अगर हम कहेंगे तो एट्रियल सिंथीशियम का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से वेंट्रिकुलर की बात करें तो इसको हम वेंट्रिकुलर सिंथीशियम का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंथीशियम का मतलब क्या होता है, जब आपके बॉडी के सेल्स या मतलब आर्गन के कोई मतलब सेल्स हैं वो तमाम एज ए होल उनका सेम फंक्शन हो और वो सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रहे हो, तो उसको हम लोग सिंथीशियम का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसकी जो करेक्टरिस्टिक है ऑटोमेटिसिटी है और रिदमिसिटी है। रिदम का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, मतलब कि आप लोग जाए ना कहीं मतलब आहिस्ता कह लें या मतलब एक मखसूस तरतीब के साथ, या मतलब कवाल जो बैठे होते हैं वो गा रहे होते हैं तो मतलब उनकी एक सुर होती है, ठीक है, उसको हम रिदम का नाम देते हैं। अब हमारा हार्ट ऐसे तो नहीं है कि मतलब एक बार वो तेज़ी से धड़क जाए फिर कम हो जाए, उसकी एक मखसूस आवाज़ होती है, लब डब, वो शायद आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग रिदम का नाम देते हैं। रिदम के बारे में वो बता रहा है कि रिदम डिनोट्स स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल। शगुफ्ता ये जो डीपोलराइजेशन है ये स्टार्ट में मैंने बताया, इसका क्या मतलब है भला? कंट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब वो कंट्रैक्शन होती है बार बार, मतलब आफ्टर सम इंटरवल, कुछ वक्फे के बाद जब कंट्रैक्शन होती है तो इसको हम लोग रिदम का नाम देते हैं। भले कंट्रैक्शन की बात हो रही हो या रिलैक्सेशन की बात हो रही है, जो भी एक चीज़ तरतीब के साथ हो रही है उसको हम रिदम का नाम दे सकते हैं। ऑटोमेटिसिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सेल टू अंडरगो डीपोलराइजेशन। ये एक मतलब उसकी एबिलिटी होती है डीपोलराइजेशन में जाने की, कंट्रैक्शन की, इसको हम ऑटोमेटिसिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है कंडक्टिविटी है। अच्छा ये बताएं कि हमारे हार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, इसकी धड़कन को, इसके कंट्रैक्शन को, इसके रिलैक्सेशन को, ये कौन इसको कंट्रोल कर रहा होता है? एक जो है ना इसके ऊपर पार्ट होता है जिसको हम लोग साइनोएट्रियल नोड का नाम देते हैं। ये कौन सा है, यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड का नाम देते हैं, या इसको हम लोग नेचुरल पेस मेकर का नाम भी देते हैं। नेचुरल पेस मेकर आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों ने जो है ना हार्ट के साथ बैटरीज अपने बॉडी के अंदर इंस्टॉल करवाई हुई है। उसका क्या मकसद होता है बैटरीज का? आप लोगों ने शायद सुना होगा कि उनका जो है ना हार्ट सही तरह से काम नहीं कर रहा और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप जो है ना बैटरीज इसके अंदर इंस्टॉल करवा लें। उसका क्या पर्पज़ होता है? वो जो बैटरीज इंस्टॉल करवाई जाती है ना आपके बॉडी के अंदर, नहीं स्टंट वो अलग चीज़ है, बैटरीज अलग होती हैं, मैंने देखी जी, बाहर से नज़र नहीं आती, महसूस होती है। हाँ महसूस होती है, मतलब आप हाथ के साथ आप उसको टच कर सकते हैं कि बैटरीज आपके बॉडी में है। अच्छा ये जो इसको हम नेचुरल पेस मेकर का नाम दे लें, या आप इसको एसए नोड का नाम भी दे सकते हैं, या आप इसको साइनोएट्रियल नोड का नाम भी देते हैं। दरअसल यहाँ से जो है ना मतलब कार्डियक इम्पल्स जनरेट होती है, मतलब यहाँ से इम्पल्स एक लहर जनरेट होती है जो हार्ट को मतलब हेल्प आउट करती है कि इसने कंट्रैक्शन करना है और रिलैक्स करना है, और ये साइनोएट्रियल नोड से स्टार्ट होती है और ये तमाम हार्ट के ऊपर जो है ना स्प्रेड आउट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कार्डियक इम्पल्स होती है ये एमसीयू के अंदर आ सकता है, ये कहाँ से जनरेट होती है और इसका जो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है जहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसको हम लोग साइनोएट्रियल नोड का नाम देते हैं। और यहाँ पर नेचुरल पेस मेकर नहीं लिखा हुआ, और इसका जो दूसरा नाम है इसको हम लोग नेचुरल पेस मेकर का नाम भी देते हैं। और ये आपके हार्ट के रिदम को कंट्रोल करता है, उसके कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, उसके रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है इकराम जी, मैंने एंड में सुनना भी है आपसे। कंडक्टिविटी, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ कार्डियक इम्पल्स फ्राम द साइनोएट्रियल नोड टू ऑल द कार्डियक मसल्स। ये जो एस ए नोड है ये मतलब एक छोटा सा उसके ऊपर एक पोर्शन है, तो यहाँ से जो है ना जनरेट होती है, क्रिएट होती है, उसके बाद फिर क्या होता है पूरे हार्ट के ऊपर स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और इसके पाथवे अगर आप ये ना करें, ज़रूरत नहीं है इसकी, पाथवे में वो बता रहा है कि पहले कहाँ से आती है फिर कहाँ पे जाती है, ये ज़रूरत नहीं है करने की। उसके बाद कंट्रैक्टिलिटी की है,
कंट्रैक्टिलिटी का जो वर्ड है ये कंट्रैक्शन से बेसिकली निकला है, ठीक है। कंट्रैक्शन मैंने आपको बताया है कि सिस्टोलिक की बात हो रही होती है, इसमें आपका जो हार्ट होता है ब्लड को पंप करता है, तो आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स को ब्लड जो है ना प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको हम लोग कंट्रैक्टिलिटी का नाम देते हैं। और ये दरअसल किस वजह से होती है, ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि जो उसकी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होती है ना, वो दरअसल एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, उसकी वजह से होती है। किस वजह से होती है? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से। और इसके लिए हमें एनर्जी भी तो चाहिए ना, मतलब उसकी जो कंट्रैक्शन हो रही है वो फारिग तो नहीं पड़ा हुआ कि उसके अंदर कंट्रैक्शन भी होती रहे और उसको एनर्जी भी ना रिक्वायर हो। जैसे हम लोग मतलब भागते दौड़ते हैं, एक बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको शगुफ्ता खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होगी, या एक बंदा जो आराम से पड़ा हुआ है उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होगी? जो बंदा ज़्यादा मतलब हरकत में उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। तो जब कंट्रैक्शन हो रही है हार्ट के अंदर, रिलैक्सेशन हो रही है, उसको एनर्जी भी रिक्वायर होती है। वो किस शक्ल में होती है? जो मेनली है वो एटीपी की शक्ल में होती है। एटीपी मैंने आपको बताया था एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होता है। एक एडिनोसिन के साथ 3 फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, डीएनए को जब हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैल्शियम आइंस और एटीपी की मौजूदगी में ये जो हमारी कंट्रैक्शन हो रही होती है, इसको हम लोग सिस्टोलिक का नाम भी देते हैं, या कंट्रैक्शन आप कह लें, या कंट्रैक्टिलिटी का नाम कह लें, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म इस्तेमाल की गई है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये होता है, आप यूँ देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डियक इम्पल्स शगुफ्ता कहाँ से जनरेट होती है? साइनोएट्रियल नोड से। उसका एक ड्यूरेशन भी तो होगा ना, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, मतलब आपके पूरे हार्ट पर स्प्रेड आउट होने के लिए। कहते हैं कि जब एक बार उसको मतलब कि स्टिमुलस मिल गया है, एक बार जो है मतलब उसके ऊपर आपके हार्ट पर कार्डियक इम्पल्स जनरेट हो गई है, कहते हैं कि अगर आप उसको दोबारा से जब स्टिमुलस देंगे ना, तो वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब वो पहला अपना साइकिल पूरा करेगा, उसके बाद फिर नया स्टिमुलस आएगा और नया मतलब कि कार्डियक इम्पल्स जनरेट होगी, वो फिर अपना प्रोसीजर कह लें कि या प्रोसेस कह लें मुकम्मल करेगी। उसके बाद फिर नया स्टिमुलस के ज़रिए से, नया स्टिमुलस कह लें या मतलब खुद ही मतलब कि वो कार्डियक इम्पल्स जनरेट होगी और उसके तमाम हार्ट के ऊपर स्प्रेड कर जाएगी और इसको स्टिमुलेट करेगी कि आपने कंट्रैक्शन करनी है, रिलैक्सेशन करनी है, जो भी करना है। इसको हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हैं। दिस इज़ द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑलरेडी एक्साइटेड कार्डियक इम्पल्स, मतलब कि पहली एक बार जो है ना वो स्टिमुलेट हो चुका है, कैन नॉट बी री एक्साइटेड, आप उसको दोबारा से एक्साइट नहीं कर सकते बाय नॉर्मल स्टिमुलस, ठीक है। इसको हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हैं। नॉर्मल इंटरवल की बात हो रही है कि ये जो आप हमने ऊपर पढ़े हैं ना, पी वेव है, क्यू वेव है, क्यू आर वेव है, या क्यू टी वेव है, जो भी है, या टी वेव है, वो कहते हैं इनका ड्यूरेशन भी तो होगा ना। जैसे हमने उसके एक कार्डियक साइकिल में पढ़ा कि उसकी 8 डिफरेंट स्टेजेस हैं और उनको कंप्लीट होने में टाइम कितना हमें लगता है? 0.8 सेकेंड, ठीक है। वो कहते हैं कि पी और आर के दरमियान जो इंटरवल है, पहले तो आपको ये पता हो कि ये क्या होता है, और मतलब ये पेपर के अंदर नहीं आएगा, लेकिन ये इंटरवल के पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ दी इंटरवल ऑफ पी आर। तो इसको आपको पता हो कि 0.12 से 0.20 सेकेंड होता है, ठीक है। इसका आपको एक इंटरवल का पता हो कि पी आर इंटरवल की जब बात हो रही है तो ये है क्या और इसका ड्यूरेशन कितना होता है। दिस इज़ मेजर्ड फ्राम द ऑनसेट ऑफ द पी वेव। इसको जब आप लोग मेजर करते हैं, कैसे करते हैं? जब पी वेव स्टार्ट होती है, पी वेव के स्टार्ट होने से लेकर जब क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनता है, उसके पहले मतलब जो ड्यूरेशन होगा उसको हम लोग पी आर इंटरवल का नाम देते हैं। मतलब आप तरतीब याद रखें ना, पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे ही है ना। तो कहते हैं पी आर मतलब ये जो आर है क्यू आर एस के अंदर से लिया हुआ है ना, तो कहते हैं कि जो पी आर इंटरवल है
दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। और इस इंटरवल में क्या होता है, जो कार्डिक इम्पल्सेस होती हैं ट्रेवल फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड टू द वेंट्रिक्यूल। जो हमने पढ़ा था ना कि कार्डिक इम्पल्स कहाँ से जनरेट हो रही होती है, एस ए नोड से या साइनोएट्रियल नोड से, ठीक है। तो कहते हैं कि इस इंटरवल के दरमियान होता क्या है कि जो कार्डिक इम्पल्स होती है ना ये ट्रेवल करती है फ्रॉम दी साइनोएट्रियल नोड टू दी वेंट्रिकल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 0.12 से 0.20 सेकंड इसका इंटरवल होता है, यहाँ तक काफ़ी है। और अगर आप लोग इसको मज़ीद करना चाहते हैं तो कहते हैं ये जो इंटरवल होता है ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। किन कंडीशन में प्रोलॉन्ग हो जाता है, एक्यूट रियूमेटिक फीवर में। रियूमेटिक फीवर जो है ना ये एक इन्फ्लेमेटरी आप कह लें कि डिजीज़ है, जैसे मतलब किसी को थ्रोट इन्फेक्शन जैसे होती है ना, तो उसको हुई तो थ्रोट इन्फेक्शन है लेकिन उसके साथ उसको जो है ना फीवर भी हो जाता है, तो इसको हम लोग रियूमेटिक फीवर का नाम देते हैं, ठीक है। जहाँ तक काफ़ी है। उसके बाद QRS इंटरवल ये क्या होता है, दिस अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और एट्रियल रीपोलराइजेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एक ही वक्त में डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रही होती है? नहीं, एक वक्त में या तो कंट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन, ठीक है। तो QRS इंटरवल की जब हम लोग बात कर रहे हैं, दिस अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन हो रही है, या ये जो एट्रियल रीपोलराइजेशन है, जो हमारे एट्रियम हैं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, एट्रियम रिलैक्स हो रहे हैं और ये जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर डीपोलराइजेशन हो रही होती है। और इसका जो ड्यूरेशन है 0.08 सेकंड से लेकर 0.10 सेकंड तक है, ये आप लोग ड्यूरेशन याद कर लें तो अच्छी बात है। और उसके बाद QT इंटरवल है, और इसका भी ये कब हो रहा होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में, और इसका जो ड्यूरेशन है 0.40 से 0.43 सेकंड तक होता है। ST इंटरवल, दिस बिगिन फ्रॉम द एंड ऑफ द एस वेव जब एंड होती है, और उसके बाद लास्ट अप टू द T वेव, जब T वेव स्टार्ट होती है T वेव तक बल्कि रहता है, इसको हम लोग ST इंटरवल का नाम देते हैं। और ये कब हो रही होती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है 0.32 सेकंड है। अच्छा ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना नॉर्मल इंटरवल, ये थोड़े से आपको कंफ्यूज लग रहे होंगे, आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, आप लोग जस्ट ये देखें कि PR इंटरवल में मतलब क्या डीपोलराइजेशन हो रही है या रिपोलराइजेशन हो रही है, ये आप लोग एक माइंड में रखें। और दूसरा जो है ना आप इसका ड्यूरेशन आप लोग याद रखें, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या उसके अंदर डीपोलराइजेशन है या रिपोलराइजेशन है, और सेकंड क्या चीज़ है उसका ड्यूरेशन कितना है। अच्छा ECG हम लोग क्यों करवाते हैं, ECG हम लोग क्यों करवाते हैं, ECG मतलब क्यों करवाते हैं, इसका कोई पर्पज़ भी तो होगा ना। फर्स्ट वन जो है ना इसका हार्ट रेट, आपके जो मतलब उसका रेट है उसको चेक करने के लिए करवाते हैं। और उसके बाद वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि उसकी मतलब ना हाइपरट्रॉफी एक होता है एक ट्रॉफी, एक होता है हाइपरट्रॉफी, मतलब उसका साइज़ बढ़ जाना। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज़ बढ़ जाना। कभी कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा कि यार उसके जो है ना दिल का जो है ना साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए करवाते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, इस्कीमिक का मतलब होता है कि जब आपके मतलब हार्ट को ब्लड ही नहीं जा रहा, आपके हार्ट को ब्लड ही नहीं जा रहा, तो वो फिर कैसे फंक्शन करेगा। डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन आपका ग्राफ बता रहा है ना, QRS कम्प्लेक्स है या P वेव है T वेव है, उसके अंदर हमने पढ़ा कि किसी के अंदर डीपोलराइजेशन हो रही है किसी के अंदर रीपोलराइजेशन हो रही है। तो जब आपके हार्ट को ब्लड नहीं जा रहा तो क्या वहाँ पर डीपोलराइजेशन होगी, कंट्रैक्शन वहाँ पे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी आपका जो ECG ग्राफ है वो भी डिस्टर्ब होगा। मेन इसके जो है ना ये 3-4 कंपोनेंट्स हैं जिससे हम लोग करवाते हैं। बाकी उसने P वेव RR इंटरवल ये पता नहीं क्यों मेंशन किया, मुझे इसकी समझ नहीं आई। बेसिक फैक्ट्स अबाउट ECG ये हम लोग ऊपर बार बार डिस्कस कर चुके हैं।
कि ये हम लोग इसका क्या हकाइक क्या है। ईसीजी इज ए टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। और ये पी वेव से मिलकर बनी होती है इकराम, क्यू आर एस वेव से मिलकर बनी होती है, टी वेव से मिलकर बनी हुई है, यू वेव से मिलकर बनी हुई है। और पी वेव जब हो रही होती है इसमें एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.1 सेकेंड है। और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब है कि वो पीक उसकी कितनी जा रही है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स अकर ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, मैंने साइड पे अलग से भी लिख दिया है। और इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.1 सेकेंड है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स इसका ड्यूरेशन 0.11 सेकेंड है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 0.5 मिलीमीटर है। टी वेव किस वजह से होती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से होती है। ये मतलब आप यूँ समझिए कि उसने जो है ना एक समराइज उसको किया है, ठीक है। पी वेव कब हो रही है, क्यू आर एस वेव कब हो रही है, टी वेव कब हो रही है, इसका ड्यूरेशन कितना है, और इसमें क्या डीपोलराइजेशन हो रही है या रीपोलराइजेशन हो रही है, इसको बार बार वो डिस्कस कर रहा है। उसके बाद छोटा सा टॉपिक है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, सिंपली हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो उसमें जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसको वहाँ पर एक मतलब हमें महसूस होता है कि दिल की धड़कन हो रही है। दिल की धड़कन होने का मतलब ये है कि आपके मतलब जो हार्ट है उसके अंदर कंट्रैक्शन भी हो रही है, रिलैक्स भी हो रहा है। तो जब कंट्रैक्शन होती है तो उसके ज़रिए से हमारा जो हार्ट है ब्लड को पंप कर रहा होता है, तो हमें जो है ना थोड़ा बहुत महसूस होता है। नीचे हम लोग डिस्कस भी करते हैं कहाँ पे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, कहाँ पे चेक नहीं कर सकते, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, ये वुड लिखा हुआ है, ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ए ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की जो मतलब वाल्व हैं वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है ना। ब्लड प्रेशर में बी आल्सो डिफाइंड एज द एट्रियल, आर्टीरियल कह लें या एट्रियल कह लें, एक ही बात है। ब्लड प्रेशर विच इज़ द फोर्स exerted by the circulating blood on the walls of the systemic arteries। जो सिस्टेमिक आर्टरीज हैं वहाँ पर जो है ना एक प्रेशर होता है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। मतलब ऐसा प्रेशर है जो हमारे ब्लड की वजह से जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। तो ये हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है, डायस्टोलिक कौन सा होता है। सिस्टोलिक कौन सा होता है जी, मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल विच डिवेल्प एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का क्या मतलब है, जब कंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। और नॉर्मली कितना होता है, 1 मिलीमीटर। एच ही क्या होता है, ये मरकरी को शो कर रहा होता है, ठीक है। और नीचे ग्राम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसकी नॉर्मल वैल्यू का आपको पता होना कि 80 मिलीमीटर मरकरी है। और इट इज़ द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये कम है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रिलैक्सेशन हो रही है। जब कंट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। जब डायस्टोल की बात हो रही है तो रिलैक्स होता है, उसमें प्रेशर कम होता है। और कितना होता है, 80, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको हम लोग मैयर कैसे करते हैं, ये नीचे एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, इसको हम लोग स्फिग्मो मैनोमीटर का नाम देते हैं। और ये MCQ के अंदर आ सकता है कि ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज़ आइदर मरकरी। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ये नीचे जो इसके ऊपर तो एक सुई लगी हुई है, नीडल लगी हुई है ना, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ब्लड प्रेशर मेजरिंग होते हैं इंस्ट्रूमेंट जिनमें जो मरकरी होता है ना ऊपर की तरफ मूव करता है और फिर आराम से डिपेंडिंग अपॉन दी जो आपकी मतलब ब्लड प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। वहाँ से हम लोग मेजर करते हैं इस बंदे का जो है ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ ब्लड, आप लोग जब मॉर्निंग में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और आफ्टरनून में ब्लड प्रेशर ज़्यादा आमिर क्यों होता है, क्योंकि जब आप लोग मॉर्निंग में उठे होते हैं आपके ब्लड की या आपके जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, ठीक है। इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, कम होता है। लेकिन जब आप लोग भाग दौड़ करते हैं, कोई काम करते हैं तो आफ्टरनून में हाई होता है। उसके बाद एज में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर आमिर कम होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। जैसे आप देख लें कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेबल भी उसने दिया हुआ है कि चाइल्डहुड के अंदर 90 से 110 है
अडल्ट के अंदर 110 से 120 है, एल्डरली के अंदर 140 से 150 है। अब जैसे नॉर्मली 80 से 120 ब्लड प्रेशर है, अब एक बंदे की एज जो है 40 साल है, उसका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो मतलब उसका यूनिट है 130 आ गया। अब आप क्या कहेंगे, इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया? नहीं, वो तो नॉर्मली है। एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है, ठीक है। ये जो आप लोग जिंजर बर्गर खाते हैं और ये जो खाते हैं ना ये जंक फूड, ये आपके जो ब्लड वेन्स होती हैं वैसे उनके अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। Before the occurrence of menopause in females, both the systolic and diastolic blood pressure are slightly lower than males. ठीक है. After menopause, blood pressure may be slightly higher than males of the same age. Body build जो healthy persons होते हैं उनका blood pressure ज़्यादा होता है. जब आप सो रहे होते हैं ब्लड प्रेशर कम होता है ज़्यादा होता है? कम होता है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो रही होती है। जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा आपको ब्लड चाहिए, तो इस वजह से क्या होता है एक्सरसाइज में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। पोस्चर स्टैंडिंग काज इंक्रीज इन बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आप सो रहे होते हैं ब्लड प्रेशर कम होता है, जब आप लोग खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। एक्साइटमेंट और इमोशन की जब हम लोग बात करते हैं, जब किसी को गुस्सा आता है तो उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत जो है ना ब्लड प्रेशर आपका कम हो सकता है। ये एक टेबल दिया हुआ है, ब्लड प्रेशर कैटेगरी नॉर्मल है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 है और डायस्टोलिक 80 है, तो इसको जो है ना उसे नॉर्मल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपका सिस्टोलिक जो है 120 से 139 तक है और डायस्टोलिक 80 to 89 है, इसको आप लोग प्री हाइपरटेंशन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों का जो सिस्टोलिक जो है 140 से 159 है और डायस्टोल जो है 90 to 99 है, ये आपका जो है ना हाई ब्लड प्रेशर है, स्टेज 1 है। आपको जो है ना अपने ख्याल करना चाहिए, पराठे कम कर देने चाहिए और मतलब जंक फूड जो है ना कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसके बाद अगर 160 है या 160 से ज़्यादा है और लोअर जो है 100 है या 100 से हायर है, तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन इसमें क्या है कि स्टेज 2 है। और अगर 180 से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला ज़्यादा है और नीचे वाला 110 से ज़्यादा है, तो फिर आपको जो है ना कोई इमरजेंसी हो सकती है। आप लोग मतलब किसी अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। और ये टेबल आप लोग देख लें तो अच्छी बात है, आप लोग इससे कंसल्ट कर सकते हैं घर में भी, और मेडिकल स्टोर पे भी आप इसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। लास्ट हमारा जो टॉपिक है पल्स का, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी। मतलब एक जैसे मैंने बताया था कि कवाल हजरात बैठे होते हैं, वो कवाली लगा के बैठे होते हैं, उनकी सुर होती है एक तरतीब के साथ, वो मतलब बजा रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो हार्ट होता है ना, उसके अंदर कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो हो रही होती है एक मुनासिब एक प्रॉपर तरतीब के साथ हो रही होती है। तो इसको हम लोग रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का नाम देते हैं। ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू सर्च ऑफ ब्लड। ये सर्च का वर्ड आप यहाँ पे प्रेशर कह लें, प्रेशर ऑफ ब्लड फ्राम द बीट ऑफ द हार्ट। मतलब आपका जो दिल धड़कता है तो क्या होता है, वो एक प्रेशर जनरेट करता है, या मतलब उसके ज़रिए से कंट्रैक्शन हो रही है या एक्सपेंशन हो रही है, इसको हम लोग पल्स का नाम देते हैं। और इट इज़ ऑफनली मेजर्ड बाय फीलिंग द आर्टरीज ऑफ द रिस्ट। ये आपकी जो मतलब कलाई होती है उसकी बैक साइड पे, अंगूठे की बेस की साइड पे आप लोग नीचे आएँ तो वहाँ पर आप लोग जो है ना इसको आप टच भी कर सकते हैं। पल्स रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम ए हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर आपका जो है दिल कितनी बार उसके अंदर धड़कन हो रही होती है, उसको आप लोग पल्स रेट का नाम देते हैं। पल्स रेट क्या है, एक मिनट के अंदर कितनी उसकी मतलब धड़कन हो रही है, बीट आपका जो हार्ट कर रहा है, इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, पल्स रेट का नाम देते हैं। उसके बाद एक टर्म हार्ट रेट यूज़ की हुई है, द नंबर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक वेंट्रिकल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। एक मतलब टाइम में या मिनट में आपके जो कार्डियक वेंट्रिकल्स हैं, जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं, उनके अंदर कितनी कंट्रैक्शन हो रही है, उसको हम लोग कंट्रैक्शन, उसको हम लोग हार्ट रेट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये रेडियल पल्स, इट इज़ द हार्ट बीट फेल्ट एट द रेस्ट। ये रेडियल पल्स जो है ना दरअसल एक टर्म यूज़ की जाती है
जो आप लोग आपकी जो कलाई पे आप इसको चेक कर रहे होते हैं, इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, रेडियल पल्स का नाम देते हैं। और ये नीचे फिर बार बार वो डिस्कस कर रहा है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्राम द हार्ट टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है। वेन्स में क्या होता है, सेम मैकेनिज्म होता है बट ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Arteries are the vessels with the pulse, a rhythmic pushing of the blood in the heart followed by refilling of the heart। उसके अंदर कंट्रैक्शन भी हो रही है और रिलैक्सेशन भी हो रही है। रिलैक्सेशन के लिए उसने जो है ना रीफिलिंग का वर्ड यूज़ किया हुआ है। ये डायग्राम दी हुई है रेडियल पल्स को, ये वाला जो है ना ये रेडियल पल्स है आपकी, ठीक है। और ये थंब से मतलब नीचे आ रही है और मतलब आप इसको जब चेक करते हैं कि थंब की बेस पर आप इसको टच करते हैं, फील करते हैं, चेक करनी आती है आपको? अच्छा, तो ये कौन सी फिंगर से हम लोग चेक करते हैं? फर्स्ट वाली का क्या नाम है और सेकंड वाली का क्या नाम है? आप लोगों को फिंगर्स के नहीं। हेमोरेज के बारे में आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो मतलब ब्लीडिंग हेमोरेज के जब वर्ड आता है तो आप लोगों के माइंड में ये हो कि हेमरेज जो है ना ये मतलब ब्लीडिंग की बात हो रही है। मतलब नॉर्मली जो आर्टरीज आपकी होती हैं सम टाइम ये होता है कि वो रप्चर हो जाती हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, आपके जिस्म के किसी हिस्से पर कट भी लग सकता है। तो इस सिलसिले में क्या हो सकता है, उस आर्टरी के ज़रिए से ब्लड जो है आपके बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लोग हेमरेज का नाम देते हैं। और ये एमसीक्यू के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये एमसीक्यू के अंदर लाजमी आएगा। अच्छा, ऐसी ब्लीडिंग, ऐसी हेमरेज जो आपके बॉडी के अंदर हो रही है और आपको नज़र नहीं आ रही, उसको इकराम हम लोग इंटरनल हेमरेज कहेंगे या एक्सटर्नल हेमरेज का नाम देंगे? इंटरनल हेमरेज का नाम देंगे। जैसे किसी के ब्रेन के अंदर मिसाल के तौर पर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसके दिमाग की जो है ना वेन फट गई, तो उसको हम लोग क्या विजुअली देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसको हम लोग इंटरनल हेमरेज का नाम देते हैं। और मतलब आप लोग मूव कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, गिर गए हैं, या अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी को कट लग गया है, ठीक है, किसी नाइफ के ज़रिए से, तो आप उसको एक्सटर्नल हेमरेज का नाम देते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग मतलब जो ब्लड होता है विजिबल होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसके अंदर दो टर्म यूज़ की गई हैं, एक एक्सटर्नल हेमरेज की, मतलब ऐसी हेमरेज जो हमारे बॉडी से बाहर हो रही होती है उसको हम लोग एक्सटर्नल हेमरेज का नाम देते हैं। और इंटरनल हेमरेज कौन सी हो रही है, जो हमारे बॉडी के अंदर होती है और वो विजिबल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं और डेफिनेशन ऑफ हेमरेज ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, ये दो ग्रीक टर्म्स हैं, एक हेमा है, जैसे हम पढ़ते हैं ना हीमोग्लोबिन, उसी तरह से कह रहे हैं कि हीमा का मतलब ब्लड है और रेजमाई का मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब टूट जाना, ठीक है। हेमरेज दोबारा से वो डिस्कस कर रहा है, ब्लीडिंग टेक्निकली नोन एज हेमरेज ऑफ हेमरेजिंग, इट इज़ द लॉस ऑफ ब्लड और ब्लड एस्केप फ्राम द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ब्लड का लॉस हो जाना, या मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, आर्टरीज हैं आपकी, कैपिलरीज हैं या वेन्स हैं, वो कहता है कोई भी वहाँ से स्कैप करता है। स्कैप कैसे करेगा? जब उनके अंदर रप्चर होगा, मतलब वो रप्चर जो फट सकती है या ब्रेकेज हो सकती है। कैन अकर इंटरनली, बॉडी के अंदर भी हो सकती है, वेयर ब्लड लीक्स फ्राम द ब्लड वेसल इनसाइड द बॉडी, और एक्सटर्नली या बाहर भी हो सकती है थ्रू ए नेचुरल ओपनिंग। जैसे नेचुरल ओपनिंग कौन कौन सी हमारी, विजाइना के ज़रिए से या माउथ के ज़रिए से, नोज़ के ज़रिए से या एयर्स के ज़रिए से या एनस के ज़रिए से, आर थ्रू ए ब्रेक इन द स्किन, स्किन के ब्रेक के ज़रिए से भी हो सकती है। एक और टर्म इस्तेमाल हो रही है कंप्लीट लॉस ऑफ द ब्लड, मतलब आपके बॉडी का मतलब मुकम्मल तौर पर ब्लड आपके बॉडी से निकल गया है, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी बंदे को हीमोफीलिया की डिज़ीज़ है। हीमोफीलिया की डिज़ीज़ मतलब ये होती है कि जब भी किसी को कट लगता है या किसी का एक्सीडेंट होता है, मतलब आपकी बॉडी से जब ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो वो स्टॉप नहीं होता,
नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी कट लगता है ना, तो वहाँ पर एक खून का क्लॉट सा बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती कि मतलब वहाँ क्लॉट बन जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ब्लड मुकम्मल तौर पर आपकी बॉडी से जब लॉस हो जाता है, उसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है, एक्ससैंग्विनेशन। एक्ससैंग्विनेशन या डी, और अच्छा ये दो टर्म्स हैं, एक एक्ससैंग्विनेशन है और एक दूसरी टर्म है डी सैंग्विनेशन। मतलब एक्ससैंग्विनेशन में क्या होगा, आपकी बॉडी का मुकम्मल तौर पर ब्लड लॉस हो जाएगा, लेकिन डी सैंग्विनेशन जो है ना, इसमें आपका जो ब्लड है ना काफ़ी सारा मतलब आपका लॉस आउट हो जाएगा। जैसे आप कह लेंगे किसी का एक्सीडेंट होता है ना, मतलब काफ़ी सारा ब्लड उसका निकल जाता है बॉडी से, उसके लिए हम लोग टर्म जो है डी सैंग्विनेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने एक इंफॉर्मेशन दी है, टिपिकली ए हेल्दी पर्सन कैन एंड्योर ए लॉस ऑफ 10 to 15% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। कहते हैं कि आपका जो नॉर्मली ब्लड होता है ना, आपके बॉडी के अंदर कितना होता है ब्लड का, क्या ना 4 से 5 जो है ना आपके मतलब लीटर ब्लड होता है, ब्लड 6 लीटर आपके अंदर 6 होगा, वैसे 4 से 5 तक जो है ना नॉर्मली, जी 4 से 5 तक या 5.5 तक, 5.5 तक लीटर आपके जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड होता है। कहते हैं कि 10 से 15% तक जो है ना मतलब इंसान बर्दाश्त कर सकता है। 10% कितना बनेगा, आधा लीटर बन सकता है, आधे लीटर से पौने लीटर तक बन सकता है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद वो कह रहा है कि ब्लड डोनेशन टिपिकली टेक 8 to 10% ऑफ दी डोनर ब्लड वॉल्यूम। कहते हैं कि आप मतलब कितना ब्लड किसी को डोनेट कर सकते हैं, 8 से 10% आप ब्लड जो है दे सकते हैं। मतलब ये है कि 1 लीटर से आधा लीटर, ये जो नॉर्मली जो होता है ना ब्लड बैग, उसके अंदर कितना ब्लड आप भला होता है, 500 ml नहीं होता, एंटीकोएगुलेंट भी तो होता है ना, ये तकरीबन जो है ना 400 ml होता है, 400 या 350 ml ब्लड होता है, और बाकी जो है ना उसके अंदर क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है, ठीक है। तो मतलब आप एक वक्त में 2 ब्लड की बोतलें दे सकते हैं, लेकिन देनी नहीं चाहिए एट ए टाइम एक, मेरे ख्याल में काफ़ी है। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि 8 से 10% जो है आप दे सकते हैं। जब 10% की बात करें तो वही 400 ml बन रहा है। अगर किसी के अंदर 4 लीटर ब्लड है ना, तो 10% जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 400 ml ब्लड ही बनता है, ठीक है। तो ये फिर किसी को दिखाने के लिए आप 3-4 बोतलें इकट्ठी ना दे देना, ठीक है, फिर बेहोश हो जाओगे। दी हुई है ये डायग्राम उसने दिखाई हुई है। ये इकराम आप बताओ कि क्या ये इंटरनल हेमरेज है या एक्सटर्नल हेमरेज है,